नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए हिंदी के उन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसमें आपको पेडागोजी के साथ साथ व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, परोपकार का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? चित्र दिखाकर, अर्थ कथन करके, संधि विच्छेद करके या फिर विलोम शब्द के द्वारा। देखिए, आपको अपने बच्चों को परोपकार का अर्थ समझाना है। किसका अर्थ समझाना है? परोपकार का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा उपाय होगा, परोपकार कैसे बना है? पर प्लस उपकार। इस तरह से हम बच्चों को लिखकर बताएंगे। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरे, और उपकार मतलब क्या है? उपकार। दूसरे पर किया गया उपकार परोपकार कहलाएगा। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे, अर्थात इसके लिए हम प्रयोग करेंगे संधि विच्छेद करना। ठीक है, संधि विच्छेद करके हम परोपकार का अर्थ समझाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहां पर एक साइड आपको मुहावरा लिखा मिलेगा और दूसरे साइड उसका अर्थ लिखा हुआ है। बताना है कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गरम करना, इसका अर्थ रिश्वत देना होता है, बिल्कुल सही है। लुटिया डूबना अर्थात सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही है। माई का लाल, जिसका अर्थ होता है साहसी व्यक्ति, सही है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत है। क्यों है भाई? सब्ज बाग दिखाने का जो अर्थ है हरा भरा करना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है झूठी आशा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा है, किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मॉन्टेसरी, पेस्थालॉजी, जैकार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो मॉन्टेसरी विधि होती है इसमें बालक आंख, हाथ और कान इन तीनों का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। इन्हीं के नाम पर इसे मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रश्न को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर हम देखें, जो प्रागैतिहासिक है ये बना कैसे है? प्राग प्लस ऐतिहासिक, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्राक है ये क्या है? एक उपसर्ग है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जो भी मैं प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर क्लियर करते जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, भाषा शिक्षण में पहले वाक्यों का ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु किस शिक्षण सूत्र को अपनाना आवश्यक है? अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर? तो यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर क्या है? वाक्यों का ज्ञान पहले, बाद में अक्षरों का ज्ञान। तो वाक्य क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, एक वाक्य होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लिखूं राम, तो इसमें राम में क्या है? 2 अक्षर हो गए। राम में कितने अक्षर हैं? 2, रा और मा। अर्थात हम कह सकते हैं अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। तो पहले यहां पर क्या है? वाक्यों का ज्ञान करा रहे हैं, फिर
अक्षरों का करा रहे हैं, तो ये क्या है, पूर्ण रूप हो गया वाक्य और ये हो गया इसका अंश है। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। ध्यान रखना, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उन्हें कहा जाएगा अप्रत्याशित। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिखा मिलता है आपको, आजकल अप्रत्याशित मामले सामने आ रहे हैं, अर्थात ऐसे मामले जिनकी कोई आशा नहीं थी। ठीक है, ये होता है अप्रत्याशित का अर्थ, समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध रूप, शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशुभाषण। तो भाई मेरे मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। आशुभाषण क्या होता है समझ लो इसको भाई। देखिए, किसी विषय पर बिना किसी तैयारी किए बिना स्वाभाविक रूप से बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, यही आशुभाषण कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, आशुभाषण। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नदी की नाम की बात हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। यदि आपको लिखा मिले यमुना, गंगा, ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, लेकिन यदि लिखा मिले आपको नदी, तो भैया नदी एक जातिवाचक संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि नदियों से संपूर्ण नदी जाति का बोध हो रहा है। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि लें, जब तक विद्यालय में समय मिले या फिर जब तक अध्यापक चाहे। तो देखिए साथियों, जिस बच्चे को कोई समस्या होगी उसी का उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा ना। तो जब तक उस बच्चे को जो समस्या है या बच्चे का पिछड़ापन है वो दूर नहीं होता है, तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक अवश्य करें, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सभी को पसंद आ रहा है। चलिए यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब भैया ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, एक नई आफत आ गई है। देखिए ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की वायु निकलती है जो गर्म होती है, उन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या बोला मैंने, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जो तीनों प्रकार के सा हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के सा भैया ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं। देखिए कक्षा शिक्षक क्या कर रहा है, कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, तो बताना है किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपाय कर रहा है वो। अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अभिव्यक्ति एवं अर्थ ग्रहण। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है।
बताना है परिणाम का संधि विग्रह क्या होगा भाई इसका। तो यहां पर देखें भाई हम, इसका संधि विग्रह होगा परि प्लस नाम, यही होगा ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखना भाई लोग कि जो यहां पर परिणाम है इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी भाई इसमें? व्यंजन संधि होगी। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 12 हो गया था, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है औपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए या फिर सृजनशील बालकों के लिए। यदि मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल समझाऊं भाई, मेडिसिन की आवश्यकता कैसे होगी? जो भाई बीमार होगा उसी के लिए मेडिसिन की आवश्यकता होगी। यदि मैं बीमार हूं तो मुझे मेडिसिन चाहिए, यदि मैं ठीक हूं तो मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। ऐसा ही यहीं पर है। औपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, जिस बच्चे को कोई समस्या होती है, पिछड़ापन दूर होता है, उसी बच्चे को औपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हम देखें कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, बिल्कुल सही होगा। जो बालक कक्षा स्तर के अनुसार प्रगति नहीं कर पा रहे हैं उन बालकों के लिए औपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है विमल बाजार गया होगा, निम्न में से कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संदेह सूचक वाक्य या फिर संकेत वाचक। यहां पर देखिए विमल बाजार गया होगा, यहां पर क्या है, निश्चित थोड़ी है कि यहां पर वाक्य से आपको सीधा लग रहा है। यदि यहां पर लिखा है विमल बाजार गया तो आप समझ गए बाजार गया है, लेकिन गया होगा ये क्या है, यहां पर संदेह की स्थिति पैदा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? संदेह सूचक वाक्य होगा। समझ गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। बताना है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में जो हिंदी का शिक्षक है वो बच्चों को किन टॉपिक पर मार्गदर्शन देगा? व्याकरणिक नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण संबंधी या फिर उपरोक्त सभी। तो भैया वो सभी पक्षों पर इन पर मार्गदर्शन देगा बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे वो व्याकरण नियम संबंधित हो या फिर साहित्य से संबंधित हो या फिर अशुद्ध उच्चारण संबंधी हो। समझ गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। यहां पर देखिए ये अलंकार वाला प्रश्न आ गया है, बहुत अच्छे समझाने वाला हूं आपको इसको। मेरी भव बाधा हरो, क्या है? मेरी भव बाधा हरो, रुकना मैं इसको अलग कर देता हूं। ठीक है, जी अब ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरत द्युति हुई। बताना है इसमें से कौन सा अलंकार है, श्लेष, अनुयुक्ति, यमक या फिर रूपक। तो यहां पर देखिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, फिर क्या है, जातन की झाई परे, श्याम हरत द्युति हुई। यहां पर भाई क्या है, देखिए जब किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर भाई श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखिए जातन की झाई पर है, श्याम हरत द्युति हुए, अर्थात राधा जी के शरीर की छाया कृष्ण पर पड़ने से वह हरे लगने लगे हैं। ठीक है, ये हुआ इसका अर्थ है। और इसके साथ साथ इसका अर्थ ये भी हो रहा है कि राधा की छाया पड़ने से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात यहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता किसके लिए होती है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए,
छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए या फिर छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। नैदानिक परख है, देखिए भाई उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यकता होती है नैदानिक परख पत्र बनाने की। मतलब बच्चे को क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में कमजोरी है उसमें वो नोट की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता किसके लिए होती है, छात्र की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। आधार का विलोम क्या होगा। आधार, धार, निराधार, साधार या फिर निर्धार। तो भाई मेरे आधार का विलोम होगा निराधार। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में केवल मैंने 18 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 18 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।